नमस्कार। तो आज हमारे सामने है क्लास 12 हिस्ट्री की किताब के कुछ नोट्स और टॉपिक है 1857 का विद्रोह। पहली नज़र में लगता है कि ये तो स्कूल का चैप्टर है, हम सब ने पढ़ा है, मंगल पांडे, झांसी की रानी, वो सब। पर इन नोट्स को देखकर जो एक सवाल सबसे पहले दिमाग में आता है वो ये है कि क्या 1857 एक सोची समझी प्लान की हुई आज़ादी की पहली लड़ाई थी या फिर बस गुस्से में भड़की एक चिंगारी जो फैलती चली गई। चलिए इन्हीं नोट्स में कुछ सुराग ढूंढते हैं। ये सवाल ही सबसे दिलचस्प है और इसका जवाब मतलब हाँ या ना में है ही नहीं। इन नोट्स की पहली लाइन ही देखिए। एक तारीख है 10 मई 1857, मेरठ। यहीं से सब शुरू होता है। सिपाही बगावत करते हैं और वो सीधे दिल्ली की तरफ चल पड़ते हैं। और ये कदम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। वो कहीं और क्यों नहीं गए, दिल्ली ही क्यों? बिल्कुल, यही तो पॉइंट है। क्योंकि दिल्ली में थे मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। वो कमजोर हो चुके थे, अंग्रेजों के पेंशन पर थे, लेकिन वो प्रतीक थे। वो अब भी हिंदुस्तान की सत्ता के प्रतीक थे। तो विद्रोहियों ने उन्हें अपना नेता घोषित करके एक तरह से एक झटके में अपनी बगावत को एक राजनीतिक वैधता दे दी। उन्होंने इसे एक मामूली सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा बना दिया। वो कह रहे थे, हमारी वफादारी अंग्रेजों के लिए नहीं, बादशाह के लिए है। अच्छा। तो ये एक सोचा समझा राजनीतिक कदम था। और नोट्स में एक और बात साफ दिख रही है, विद्रोह का एक पैटर्न था। ये कोई अंधी हिंसा नहीं थी। जैसे ही एक शहर में खबर पहुंचती, वहां के सिपाही भी वही करते। हाँ, और उनका निशाना क्या होता था? वो सिर्फ अंग्रेजों को नहीं मार रहे थे, वो अंग्रेजी राज के प्रतीकों को नष्ट कर रहे थे। नोट्स के मुताबिक उन्होंने सरकारी खजाना लूटा, जेलों पर हमला किया, टेलीग्राफ लाइनें काट दी और सबसे जरूरी रिकॉर्ड रूम में आग लगा दी। रिकॉर्ड रूम मतलब वो सारे दस्तावेज जहां जमीनों का, लगान का, कर्ज का सारा हिसाब किताब था। हाँ, तो ये तो सीधा सीधा उस आर्थिक व्यवस्था पर हमला था जिसने लोगों को परेशान कर रखा था। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, इसमें एक साफ मकसद दिखाई देता है। और ये सब इतनी तेजी से फैला कैसे? संचार, कम्युनिकेशन। नोट्स बताते हैं कि उस जमाने में ये बहुत जरूरी था। भले ही वो टेलीग्राफ लाइनें काट रहे थे, लेकिन खबरें तो पहुंच रही थी। एक शहर में जो होता वो दूसरे शहर के लिए एक इशारा बन जाता। और इन इशारों के साथ साथ फैली अफवाहें। नोट्स का एक बड़ा हिस्सा अफवाहों और भविष्यवाणियों पर है, और इसमें सबसे मशहूर है, जाहिर है, चर्बी वाले कारतूसों की कहानी। हाँ, कि नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। पर यह अकेली अफवाह नहीं थी, एक और थी जो बहुत तेजी से फैली कि अंग्रेजों ने बाजार में मिलने वाले आटे में गाय और सूअर की हड्डियों का चूरा मिलवा दिया है। और लोगों ने इस पर यकीन कर लिया। यही तो सवाल है, क्यों? कोई इतनी बड़ी बात पर सिर्फ कहने सुनने से कैसे यकीन कर सकता है? आपने सही पकड़ा। इसका जवाब हमें अंग्रेजों की पिछली कुछ नीतियों में मिलता है। देखिए, अंग्रेज खुद को एक सुधारक की तरह देख रहे थे। उन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई, हिंदू विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी, पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा दिया। अपने नजरिए से तो वो समाज सुधार रहे थे, अपने नजरिए से, लेकिन आम भारतीयों के नजरिए से ये उनकी दुनिया पर, उनके रीति रिवाजों पर, उनके धर्म पर सीधा हमला था। उन्हें लगा कि ये गोरे लोग हमारी पूरी जीवन शैली को ही नष्ट कर देना चाहते हैं। बिल्कुल। तो जब कारतूस और आटे वाली अफवाहें फैली तो लोगों को वो झूठी नहीं लगी। उन्हें लगा, हाँ, ये अंग्रेज ऐसा ही कर सकते हैं, इनका तो मकसद ही हमारे धर्म को भ्रष्ट करना है। मतलब ये डर सिर्फ धार्मिक नहीं था, ये एक पहचान का संकट था। उस जमाने में धर्म और जाति ही तो सब कुछ थे। आपका समाज, आपकी इज्जत, उसे भ्रष्ट करने का मतलब था आपको समाज से ही बाहर कर देना। सही बात है, ये किसी की पूरी दुनिया उजाड़ने की धमकी थी। और धर्म पर इस हमले का डर शायद सबसे ज्यादा एक जगह महसूस किया गया, अवध में। इन नोट्स में अवध का जिक्र बार बार आता है क्योंकि वहां मामला सिर्फ धर्म का नहीं था। हाँ, 1856 में अवध पर कब्जा कर लिया गया, नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता भेज दिया गया। और वो सिर्फ एक राजा का हटना ही था। लोगों के लिए वो उनकी पूरी संस्कृति के केंद्र थे। उनके जाने से संगीतकार, शायर, कारीगर, मतलब सब बेरोजगार हो गए। लेकिन असली चोट पहुंची अंग्रेजों की नई जमीन की नीति से। 1856 में उन्होंने एकमुश्त बंदोबस्त लागू किया, जिसका मकसद था बिचौलियों यानी तालुकदारों को हटाना। हाँ, और सीधा किसानों से लगान वसूलना। सुनने में तो अच्छा लगता है ना? हाँ, सुनने में तो यही लगता है कि किसानों को शोषण से बचाया जा रहा है। कागज पर अच्छा लगता था,
लेकिन असलियत में ताल्लुकदार सिर्फ जमीन के मालिक नहीं थे। वो सदियों से उस समाज का एक अहम हिस्सा थे। वो एक तरह के संरक्षक थे। अच्छा। मतलब बुरे वक्त में मदद करना, त्योहारों में साथ होना, वो सब। बिल्कुल। अंग्रेजों ने इस रिश्ते को समझा ही नहीं। उन्होंने ताल्लुकदारों को उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया। नतीजा ये हुआ कि एक पूरी सामाजिक व्यवस्था ही बिखर गई। और बंगाल आर्मी के ज्यादातर सिपाही जो इस विद्रोह की रीढ़ थे, वो इन्हीं अवध के गांवों से आते थे। ठीक यही बात है। तो सिपाही जब छुट्टी पर अपने गांव जाता तो वो क्या देखता? वो देखता कि उसके परिवार की जमीन छिन गई है, लगान बढ़ गया है, और ताल्लुकदार जिनकी सब इज्जत करते थे अब कंगाल हैं। तो उसका गुस्सा सिर्फ कारतूस पर नहीं था, उसका गुस्सा उस पूरी व्यवस्था पर था जो उसकी दुनिया को तबाह कर रही थी। तो अब तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है। मतलब अलग अलग वजहों से भड़के गुस्से का एक संगम था ये। लेकिन क्या इन सभी विद्रोहियों का कोई एक साझा लक्ष्य था या सिर्फ अंग्रेजों को भगाना था? नोट्स में उनकी घोषणाओं का जिक्र है, वो क्या कहती हैं? वो घोषणाएं बहुत दिलचस्प हैं। वे सिर्फ अंग्रेजों को मारो नहीं कह रही थी, वे एक वैकल्पिक व्यवस्था की बात कर रही थी। वो उस दुनिया को वापस लाना चाहती थी जो अंग्रेजों के आने से पहले थी। और सबसे जरूरी बात, उन घोषणाओं में हिंदू मुसलमान एकता पर बहुत जोर दिया गया है। जबरदस्त जोर। बहादुर शाह जफर के नाम से जो घोषणा जारी हुई, उसमें मोहम्मद और महावीर दोनों की दुहाई दी गई। बार बार ये अपील की गई कि हिंदू और मुसलमान मिलकर इस फिरंगी राज के खिलाफ लड़ें। वो जानते थे कि उनकी सबसे बड़ी ताकत इसी एकता में है। तो जब विद्रोह इतना फैल रहा, एकता भी थी, एक मकसद भी था, तो अंग्रेजों ने इसे कुचला कैसे? उनके लिए आसान तो नहीं रहा होगा। बिल्कुल आसान नहीं था। उनके तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। नोट्स बताते हैं कि उन्होंने विद्रोह को कुचलने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। मई-जून 1857 में कई नए कानून पास किए, जिनके तहत किसी भी अंग्रेज अफसर को किसी भी हिंदुस्तानी पर मुकदमा चलाने और उसे सजा देने का अधिकार मिल गया। मतलब मार्शल लॉ जैसा कुछ। जी। और नोट्स में एक लाइन है, प्रतिशोध और सबक सिखाना। इसका क्या मतलब है? ये सिर्फ विद्रोह को दबाने से बहुत ज्यादा कुछ था। ये अंग्रेजों की तरफ से एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। मकसद सिर्फ विद्रोहियों को हराना नहीं था, वो हिंदुस्तानियों के जहन में ऐसा खौफ भर देना चाहते थे कि अगले 100 साल तक कोई दोबारा बगावत की हिम्मत न करे। और इसके लिए उन्होंने क्या किया? क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई। विद्रोहियों को तोपों के मुंह से बांधकर उड़ाया गया, गांवों के गांव जला दिए गए, लोगों को सरेआम फांसी पर लटकाया गया, और इन सब की तस्वीरें बनवाई गई जिन्हें ब्रिटेन में अखबारों में छापा गया, ताकि वो अपनी ताकत का एक नंगा प्रदर्शन कर सके। बिल्कुल, अपनी जनता को दिखाने के लिए कि देखो हमने बागियों का क्या हश्र किया है, और हिंदुस्तानियों को ये संदेश देने के लिए कि हमारी सत्ता को चुनौती देने का यही अंजाम होगा। सुनने में भी भयानक लगता है। तो विद्रोह को कुचल दिया गया, लेकिन जैसा होता है लड़ाई खत्म होने के बाद कहानी शुरू होती है। नोट्स का आखिरी हिस्सा इसी के बारे में है कि इस घटना को याद कैसे रखा गया। हाँ, और यह बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी ऐतिहासिक घटना उतनी ही सच होती है जितनी उसकी कहानी सुनाई जाती है। अंग्रेजों ने अपनी एक कहानी गढ़ी, उन्होंने तस्वीरें बनवाई जिसमें अंग्रेज हीरो की तरह दिखाए गए और विद्रोही वहशी दरिंदों की तरह। और भारत में यहाँ इसकी क्या कहानी बनी? भारत में खासकर 20वीं सदी में जब आज़ादी की लड़ाई तेज हुई तो 1857 को एक नई नज़र से देखा गया। इसे कहा गया भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। जिन विद्रोही नेताओं को अंग्रेजों ने गद्दार कहा था, वो हमारे राष्ट्रवादी हीरो बन गए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, तात्या टोपे। और फिर कविताएं लिखी गईं, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, चित्र बनाए गए, पूरी एक राष्ट्रवादी कल्पना तैयार की गई। बिल्कुल, इन कहानियों कविताओं का मकसद था लोगों में गर्व और राष्ट्रवाद की भावना भरना। तो एक ही घटना की दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां बन गई। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? इन नोट्स की गहराई में उतरकर हम वापस अपने उसी सवाल पे आते हैं, क्या 1857 एक सोची समझी लड़ाई थी या सिर्फ एक गदर? ऐसा लगता है ये दोनों का एक बहुत ही जटिल मिश्रण था। सही कहा, ये सिर्फ सिपाहियों का गदर नहीं था, ये एक व्यापक जन विद्रोह था जिसके पीछे कई परतें थीं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक। इसमें योजना भी थी और अचानक भड़का हुआ गुस्सा भी था। तो ये नोट्स हमें 1857 की एक बहुत ही जटिल तस्वीर दिखाते हैं। और यहाँ हम एक विचार के साथ आपको छोड़ जाते हैं
इन नोट से और हमारी सामान्य समझ से भी ये साफ है कि 1857 के बारे में हमारी ज़्यादातर जानकारी अंग्रेज़ी दस्तावेज़ों पर आधारित है। मतलब हम कहानी का एक ही पक्ष ज़्यादा जानते हैं। हाँ, विजेताओं द्वारा लिखा गया इतिहास। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर हमारे पास आम सिपाहियों, किसानों या विद्रोह में शामिल उन अनगिनत आम लोगों के लिखे हुए और भी दस्तावेज होते, उनकी डायरियां या खत होते, तो 1857 के विद्रोह की हमारी समझ आज कितनी अलग और शायद कितनी ज्यादा गहरी होती।